हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम सीरोम के बारे में बात कर रहे थे। सीरोम के बारे में इसका जो जर्नल इंट्रो है और टाइप्स के बारे में एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है। इस सेकंड वीडियो के अंदर जो फिर से हम सीरोम के बारे में बात करेंगे, इसमें हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सीलोम, कि सीलोम की क्या क्या इम्पोर्टेंस है, सीलोम क्यों बनी, कि इवोल्यूशन क्यों हुआ, सीलोम का ओरिजिन क्यों हुआ, इवोल्यूशन क्यों हुआ, उस रिगार्डिंग की क्या इम्पोर्टेंस है जो सीलोम बनाने की हमें ज़रूरत पड़ी। तो जो सीलोम है वो जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, कि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा उसके अंदर हाई ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगी, वैसे वैसे विद प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी जो सीलोम है वो अपना एक अलग रोल प्ले करेगा ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के अंदर। ये क्या करता है कि जैसे मैं बात करूँ अर्थवॉर्म को लेके अगर हम बात करें तो कुछ सिग्निफिकेंस है, 5-6 सिग्निफिकेंस है। जैसे पहली, जो सीलोम है वो इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनके चारों ओर एज एन वाटर जैकेट की तरह काम करेगा और उन्हें प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक। जैसे कि यहाँ हमारी ये बॉडी है और इसके ऊपर हम एक वाटर जैकेट की तरह एक वाटर बैग रखें और यहाँ से प्रेशर डालें, तो जितना प्रेशर डायरेक्टली अप्लाई होगा उसके कंपैरिजन में अगर इस वाटर बैग के थ्रू प्रेशर आएगा तो वो प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर कम लगेगा। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे खड़े हैं और आपके सर के ऊपर किसी ने पत्थर फेंक के मारा और वो डायरेक्टली सर पे लगा, खून आ गए। अगर यहाँ पर कोई हम एक बड़ा सा ऐसे बोरा रख ले जिसके अंदर वाटर भरा हुआ, एक वाटर बैग रख लें और तब कोई पत्थर फेंक के मारे तो उतनी ज़्यादा तेज से वो पत्थर हमारे सिर पर हिट नहीं होगा जितना कि बिना इस वाटर बैग के हिट होगा। तो उसी तरीके से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, अगर उनके ऊपर बाहर से कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर लगेगा तो उस एक्सटर्नल प्रेशर को ये जो सीलोम है ये वाटर जैकेट की तरह एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, हमारी बॉडी को एक्सटर्नल शॉक से प्रिवेंट करने का काम करेगा। दूसरा, अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाता है, हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी सीलोम प्रोवाइड करवाएगा। तीसरा, कि ये स्पेस प्रोवाइड करवाता है। जैसे जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, विजुअल ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव ट्रैक, तो जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसमें इसमें ऐसे जैसे स्टमक है तो आपने एक दिन क्या किया, ये इधर ये ऐसे सीलोम है, ये डाइजेस्टिव ट्यूब, एक दिन आपने ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खाने की वजह से ये जो वॉल है स्टमक की वो ज़्यादा एक्सपेंड हो गई। और वो एक्सपेंड कैसे हो सकती है, अगर यहाँ पर कोई दीवार होती तो वो इसे एक्सपेंड होने ही ना देती, जो ज़्यादा खाया हुआ खाना है वो कहाँ आ जाता, वापस से ईसोफेगस में आ जाता। लेकिन यहाँ सीलोम एक कैविटी, खाली कैविटी प्रेजेंट होने की वजह से अगर हम ज़्यादा खा भी लेते हैं तो ये स्टमक की वॉल है ये कुछ इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएगी और एक जो सीलोम है वो ऑर्गन्स को स्पेस प्रोवाइड करवा रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ताकि वो फ्रीली मूवमेंट कर सके, वो अपना एनलार्जमेंट कर सके, फर्दर डिफ्रेंशिएट हो सके और ग्रेटर एक्टिविटीज़ कर सके। इसके अलावा जो सीलोमिक फ्लूइड है वो हाइड्रोलिक स्केल्टन की तरह काम करेगा। हाइड्रोलिक स्केल्टन के अलावा ये एज एन सर्कुलेटरी मीडियम की तरह काम करता है। सर्कुलेटरी मीडियम किस लिए, कि गैसियस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए एज एन सर्कुलेटरी मीडियम काम करेगा। और फर्दर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट सीलोमिक फ्लूइड के अंदर कलेक्ट किया जाएगा, यहाँ से ये पास होगा नेफ्रिडिया में और नेफ्रिडिया से ये फर्दर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। अगला जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, गोनेड्स हैं वो सीलोम की जो एपिथीलियम है वहाँ से अराइज होंगे, कि ये सीलोम की एपिथीलियम है, इस एपिथीलियम से क्या अराइज होंगे, गोनेड्स अराइज होंगे और ये किसके अंदर प्रोजेक्ट करेंगे, सीलोम के अंदर ये प्रोजेक्ट इन करेंगे, कि ये सीलोम के अंदर एक ऐसे जैसे सीलोम है इसकी
वॉल से ये गोनेट्स अराइज हुए, ये इस तरीके से इसमें सीलोम के अंदर ऐसे ये प्रेजेंट मिलेंगे गोनेट्स। तो ये थी कुछ सिग्निफिकेंस सीलोम की। क्या सिग्निफिकेंस है कि जैसे जैसे जो ऑर्गेनिज्म की कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के साथ साथ में क्या होता जाएगा कि जो सीलोम है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर विद देयर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये क्या करता है, इट परमिट ग्रेटर साइज एंड कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू डेवलपमेंट ऑफ एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव एंड मस्कुलर सिस्टम ऑफ बॉडी। किसी भी टिप्लोब्लास्टिक एनिमल, जैसे हमने बात की थी अर्थवर्म की, उसके अंदर अगर हम बात करें तो जो पेरीविजुअल सीलोम है गट और बॉडी वॉल के बीच में आने की वजह से उसे बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। जैसे सीलोम सराउंड इंटरनल ऑर्गन लाइक वाटर जैकेट so that it can protect them from external shocks. It provides flexibility to body and also provides space and gives digestive tract and other internal organs freedom of movement and also give opportunity for further enlargement, further differentiation and for greater activities. Coelomic fluid also acts as an hydraulic skeleton and circulatory medium for gaseous and nutrition transportation. Excretory waste get collected inside coelomic fluid, then pass out from the body through nephridia. Gonads also arise from coelomic epithelium and project into coelom. Then these are 6 significance of coelom's evolution. Then we proceed towards origin एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम। तो कुछ थियरीज हैं जो कि एक्सप्लेन करती हैं कि किस तरीके से सीलोम का ओरिजिन हुआ, किस तरीके से सीलोम का इवोल्यूशन हुआ। तो हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम। थ्योरीज ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट एविडेंस की, तो हमारे पास कोई भी डायरेक्ट एविडेंस प्रेजेंट नहीं है कि किस तरीके से सीलोम का ओरिजिन हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई भी पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस प्रेजेंट नहीं है। पैलेंटोलॉजी के बेसिस पे हमारे पास जो फॉसिल रिकॉर्ड है, हमारे पास कोई फॉसिल रिकॉर्ड नहीं है कि किस तरीके से सीलोम का ओरिजिन हुआ, किस तरीके से सीलोम का इवोल्यूशन हुआ। लेकिन हमारे पास क्या प्रेजेंट है, कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस प्रेजेंट है इवोल्यूशन ऑफ सीलोम के, जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, विच इज मेनली बेस्ड ऑन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ प्रेजेंट डे मेटाजोन्स। इनडायरेक्ट कैसे प्रेजेंट है कि जो फिलहाल आजकल जो मेटाजोन है, फिलहाल जो अर्थ पे जो मेटाजोन्स हैं, उन मेटाजोन्स की जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी है, उनके एम्ब्रियो की स्टडी करके हम जो एविडेंस लेके आते हैं, इनडायरेक्ट एविडेंस, वो एक्सप्लेन कर पाते हैं कि किस तरीके से ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम हुआ। मेनली 4 प्रिंसिपल थ्योरीज हैं जो कि दी गई हैं फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम। पहली है एंटेरोसील थ्योरी, दूसरी है गोनोसील थ्योरी, तीसरी है नेफ्रोसील थ्योरी एंड चौथी है साइजोसील थ्योरी। एक एक करके इन थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइजोसील थ्योरी के बारे में। जो ये साइजोसील थ्योरी है, ये जो साइजोसील थ्योरी है सबसे इजी है, सबसे सिंपल है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि जो सीलोम का ओरिजिन है ना, वो है मीजनकाइमल ओरिजिन। सीलोम इज मीजनकाइमल इन ओरिजिन। और ये क्या बताता है, ये दूसरी बात, पहली बात तो इसने क्या कही कि सीलोम हैज मीजनकाइमल ओरिजिन। दूसरी बात ये क्या कहेगा कि कोई रिलेशन नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन नेफ्रिडिया एंड गोनेड्स ऑफ लोअर bilateral organism with
सीलोम, कि सीलोम का और नेफ्रिडिया का, गोनेड्स का कोई आपस में लेना देना नहीं है। जो एंडोडर्मल पाउच हैं रेडिएटा के, उनका भी सीलोम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो इस जो साइटोसील थ्योरी थी, इसने दो ही बात की थी। पहली बात इसने क्या की थी कि ना तो जो एंडोडर्मल पाउच है, एंटेरोसील थ्योरी में जो एंडोडर्मल पाउच है उनका कुछ लेना देना है सीलोम से, ना ही जो गोनेड्स है और जो नेफ्रिडियम है उनका कुछ लेना देना है सीलोम से। सीलोम का लेना देना सिर्फ किससे है? सीलोम कहाँ से अराइज होगी? मीजनकाइमा से अराइज होगी। तो जो साइटोसील थ्योरी है वो सिर्फ इतनी ही बात कहेगी। फिर हम बात करते हैं नेफ्रोसील थ्योरी के बारे में। जो नेफ्रोसील थ्योरी है वो दी थी, एक साइंटिस्ट हुए थे लैंगस्टर नाम के, और इन्होंने 1874 में ये थ्योरी, नेफ्रोसील थ्योरी दी थी। ही स्टेट्स दैट सीलोम originates as expanded inner end of nephridium, कि जो नेफ्रिडियम है, नेफ्रिडियम के इनर एंड के एक्सपेंशन की वजह से सीलोम की फॉर्मेशन हुई है। बट जो ये थ्योरी थी ये सीरियसली नहीं ली गई, क्योंकि इसमें बहुत सी कमियां थी। मेनली दो कमियों की हम बात करते हैं, क्योंकि ये सीरियसली नहीं ली गई। क्यों नहीं ली गई? क्या था कि इन्होंने तो क्या बोला कि नेफ्रिडियम से सीलोम बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीलोमेट्स हैं, ट्रू सीलोमेट्स हैं, जिनके अंदर नेफ्रिडियम प्रोटो नेफ्रिडियम की फॉर्म में प्रेजेंट है, कि नेफ्रिडियम से पहले वाली स्टेज के अंदर नेफ्रिडियम प्रेजेंट है। इस थ्योरी ने क्या कहा, लैंगस्टेनर ने क्या कहा कि नेफ्रिडियम की एक्सपेंशन से सीलोम बना है। जबकि आप ये कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो सीलोम है, जो ट्रू सीलोमेट है, उनके अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रू सीलोमेट है जिनके अंदर जो नेफ्रिडिया है वो प्रिमिटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो कैसे सीलोम की फॉर्मेशन करेगा। दूसरा इसका ऑब्जेक्शन क्या था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे सीलोमेट्स, फॉर एग्जांपल अकाइनोडर्मेटा जो कि एक ट्रू सीलोमेट है, उसके अंदर कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट ही नहीं होता। तो आप कैसे कह सकते हो कि एक ट्रू सीलोमेट का ओरिजिन नेफ्रिडियम से हुआ है, किसी एक्सक्रीटरी ऑर्गन से हुआ है? तो ये थ्योरी भी गलत हो गई। फिर हम बात करते हैं एंटेरोसील थ्योरी की। जितनी भी ये थ्योरी दी गई है, कोई भी थ्योरी सेटिस्फैक्ट्री थ्योरी नहीं है, वो हम कंक्लूजन में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं एंटेरोसील थ्योरी की। अभी तक हमने कौन कौन सी पढ़ी है? साइजोसील थ्योरी पढ़ी है, नेफ्रोसील थ्योरी पढ़ी है। अब हम बात करेंगे एंटेरोसील थ्योरी की। एंटेरोसील थ्योरी थी, इट वॉज प्रपोज्ड बाय सेम साइंटिस्ट लैंगस्टर इन 1875, यहाँ 74 है, यहाँ 75 है। लेटर बाद में इस थ्योरी को मॉडिफाइड किया गया था बाय सैडविक ने इसे 1884 में मॉडिफाई किया, और उसके बाद इसे फर्दर मॉडिफाई किया था हार्टमैन एंड रैमने ने इन 1963। ये थ्योरी क्या कहती है? दिस थ्योरी सेज दैट प्रिमिटिव मोड ऑफ सीलोम फॉर्मेशन वाज एंटेरोसिलस, कि जो पहले प्रिमिटिव मोड था सीलोम फॉर्मेशन का वो क्या था? एंटेरोसिलस था। ये थ्योरी क्या कहेगी कि जो सीलन ट्रेट्स है ना, सीलन ट्रेट्स में जो एंसेस्ट्रल फॉर्म है, कि मतलब जो प्रिमिटिव सीलन ट्रेट्स हैं, जो बायलेटरल ऑर्गेनिज्म के एंसेस्टर्स हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? गैस्ट्रिक पाउच। ये गैस्ट्रिक पाउच कैसे बनती है? कि जो डाइजेस्टिव कैविटी है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, गट है, उससे ये गैस्ट्रिक पाउच बनेंगे। और ये गैस्ट्रिक पाउच क्या होते हैं? एक दूसरे से सेपरेट होंगे, ये गैस्ट्रिक बनेंगे इससे। जैसे ये डाइजेस्टिव ट्रैक है, इस डाइजेस्टिव ट्रैक से इस तरीके से ये गैस्ट्रिक पाउच बने, और ये गैस्ट्रिक पाउच इस डाइजेस्टिव ट्रैक से ऐसे सेपरेट होके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ये फॉर्मेशन करते हैं सीलोमिक
पाउचेस की ये फॉर्मेशन करेंगे। तो इस थ्योरी ने मेनली ये लैंगस्टर ने दी थी, सेडविक ने, और बाद में ये साइंटिस्ट ने इसे मॉडिफाई किया था। इन्होंने क्या बोला कि जो प्रिमिटिव मोड है सीलोम की फॉर्मेशन का वो एंटेरोसिलस है। जो एंसिस्ट्रल फॉर्म ऑफ सीलेंट्रेट है उनके अंदर गैस्ट्रिक कैविटी से गैस्ट्रिक पॉकेट्स या पाउच बनेंगे, जो कि इस गैस्ट्रिक कैविटी से सेपरेट होकर सिलोमिक पाउच की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पर आए कुछ ऑब्जेक्शंस, कुछ लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। उन्होंने क्या कहा कि जो गैस्ट्रिक पाउच है ना वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो सीलेंट्रेट्स हैं उनमें मिलते हैं, एंसेस्ट्रल फॉर्म में नहीं मिलते। जो हाईली ऑर्गेनाइज सीलेंट्रेट है, फॉर एग्जाम्पल स्काइफोजोआ, फॉर एग्जाम्पल एंथोजोआ, स्काइफोजोआ एंथोजोआ के अंदर सिलोमिक पाउच मिलेंगे। तो जो ये आप बोल रहे हो ना सिलोमिक पाउच को रिलेट कर रहे हो एंसेस्टर से, वो चीज़ सही नहीं है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि अगर आप ये जो गैस्ट्रिक कैविटी है इसे सील ऑफ कर दोगे तो जो इसका जो मेन फंक्शन है कि जो डाइजेशन का और जो एब्जॉर्प्शन का इसका जो मेन फंक्शन है वो ये परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा, जो तीसरा ऑब्जेक्शन था वो क्या था कि कोई भी गट एंडोडर्म का इवेजिनेशन नहीं होता है। ये जो गट की एंडोडर्म है इसका कोई इवेजिनेशन नहीं होगा। एक्चुअल में ये होता है बॉडी वॉल सेप्टम की इन ग्रोथ की वजह से ये सिलोमिक पाउच बनती है, ना कि गट के एंडोडर्म के इवेजिनेशन की वजह से। अब एक बात जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी के हम दो डायग्राम है, इन डायग्राम को देख लेते हैं। क्या क्या डायग्राम है। पहला डायग्राम है ये A-B। ए वाला क्या शो कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक पॉकेट्स इन एंथोजोन, कि जो एंथोजोन्स हैं इन एंथोजोन के अंदर जो प्रिमिटिव टाइप के एंसेस्ट्रल है सिलेंट्रेटा की एक क्लास है गैस्ट्रिक पॉकेट्स की फॉर्मेशन की। ये बीच में माउथ है, ये सर्कुलर कैनाल्स हैं, यहाँ से जो डाइजेस्टिव ट्रैक है इससे इस तरीके से एक गैस्ट्रिक पॉकेट ये धीरे धीरे ऐसे अराइज हो रही है, गैस्ट्रिक पॉकेट है। दूसरे वाले में जो गैस्ट्रिक पॉकेट है वो सिलोमिक पाउच बन गई। ये वाले जो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये वाले हैं गैस्ट्रिक पाउचेस, ये गैस्ट्रिक पाउच है। देन अब बारी आती है गोनोसील थ्योरी की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट थ्योरी, गोनोसील थ्योरी। जो ये गोनोसील थ्योरी थी, ये गोनोसील थ्योरी को प्रपोज किया था, ये दी थी सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे बर्ग नाम के। उन्होंने 1885 में गोनोसील थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था, सबके सामने बताया था। ये सबसे मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है बट नॉट वेल एक्सेप्टेड, कि ये क्या है, सबसे मोस्ट पॉपुलर थ्योरी है बट फिर भी ये इतनी एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। इस थ्योरी ने सिंपल क्या कहा कि जो सीलोम है ना वो सीलोम रिप्रेजेंट करती है एक परसिस्टेंट गोनोसील को। गोनोसील थ्योरी से नाम याद रखना, गोनोसील गोनेड्स की कैविटी को, कि ये जो सीलोम है वो रिप्रेजेंट करती है एक परसिस्टेंट रिमेनिंग गोनोसील को। और जो ये गोनोसील है, फर्दर इसके बारे में और बात करेंगे। एक साइंटिस्ट और हुए हैं मेयर। मेयर ने 1890 में क्या कहा था, इन्होंने ये चीज़ कंसिडर की कि जो सीलोम है ना वो इनिशियली जब उसका अराइज हुआ था तो कैसा था, अनसेगमेंटेड था। और जब ये अराइज हुआ तो ये कहाँ से अराइज हुआ था, ये हुआ था अराइज फ्रॉम ए सिंगल लार्ज पेयर ऑफ गोनेड से, एक सिंगल लार्ज पेयर ऑफ गोनेड से ये अराइज हुआ था अनसेगमेंटेड फॉर्म में। लेकिन ऐसा नहीं था। जो मेन थ्योरी थी गोनोसील थ्योरी वो बर्ग ने दी थी। तो इस बात को अपोज करने के लिए फिर से बर्ग एंड लैंग आए 1903 में, और इन्होंने जो मेयर ने कहा उस बात को जुठलाते हुए क्या कहा कि हम क्या बिलीव करते हैं, दे बिलीव डेट सीलोम इनिशियली अरोज इन ए सेगमेंटेड कंडीशन, कि जो सीलोम है वो इनिशियली अनसेगमेंटेड नहीं सेगमेंटेड कंडीशन में क्या हुआ, अराइज हुआ। जैसे मैं बात करूं नीमरेंटीज की,
फ्लैटवर्म्स की, टर्बिलेरियंस की। तो इनके अंदर क्या होता है कि इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर जो इस तरीके से ये मैं डायग्राम दिखाऊंगी, इस तरीके से इंटेस्टाइन है वो ब्रांच की फॉर्म में प्रेजेंट है। जो इंटेस्टाइन ब्रांच है इनके बीच में ऐसे लीनियर सीरीज मिलती है गोनेड्स की, इस तरीके से गोनेड्स प्रेजेंट है, बीच में इनके प्रेजेंट है गोनेडियल कैविटी या फिर गोनेड्स कैविटी, ये गोनेड है। अगर क्या किया जाए, जो इंटेस्टाइनल ब्रांच हैं इनको विड्रॉ कर लिया जाए, तो इनके विड्रॉ करने की वजह से क्या होगा कि जो ये पाउच है, ये जो गोनेड्स हैं, ये गोनेड्स आपस में क्या करेंगे, एनलार्ज करके और एक दूसरे से मिलने लगेंगे, और जहाँ पर ये मिलेंगे उस दीवार को क्या कहेंगे, सेप्टा, कि इस तरीके से ये एनलार्ज होकर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और जो ये वाली जगह है इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टा, जिसकी वजह से जो पूरा सीलोम है वो इस तरीके से कंपार्टमेंट की फॉर्म में डिवाइड होगा, जैसे कि हम एनेलिडा में देख सकते हैं। तो इसका मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये बने थे। ये पहला वाला जो डायग्राम है ये शो कर रहा है कि गोनेड्स अल्टरनेटिंग विद इंटेस्टाइनल ब्रांचेस, ये इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये ऐसे इंटेस्टाइनल ब्रांचेस प्रेजेंट है, ब्राउन कलर की जो बना रखी है, बीच बीच में ये गोनेड्स हैं, इस गोनेड के अंदर गोनेडियल कैविटी है, ये इंटेस्टाइन है, ये फेरिंग्स है। अब क्या हो, इस इंटेस्टाइनल ब्रांच को हम क्या कर लें, विड्रॉ कर ले, तो रिजल्टेड ऑर्गेनिज्म बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके अंदर जो सीलोमिक सैक है, जो कंपार्टमेंट है एनेलिडा में, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ एडजेसेंट एक्सपेंडेड गोनेड्स, ये बॉडी वॉल है, बीच में सेप्टम है, ये सीलोम है, और ये इंटेस्टाइन है, कि गोनेड्स के आपस में मिलने की वजह से, एक्सपेंड होने की वजह से ये अराइज हुए हैं। अब एक और चीज़ कि जो ये थ्योरी है, इस थ्योरी के कुछ मेजर डिफेक्ट्स थे, कुछ चीफ डिफेक्ट्स थे, या फिर हम बोल दें कि इसके अगेंस्ट कुछ ऑब्जेक्शन थे। अब वो चीफ डिफेक्ट, वो ऑब्जेक्शन क्या थे कि इस थ्योरी ने जो सीलोम का ओरिजिन है और जो मेटामेरिज्म का ओरिजिन है उसे फाइलोजेनेटिकली क्या नहीं किया, दिस थ्योरी रिलेट्स, और मतलब ये क्या कहती है कि सीलोम और मेटामेरिज्म का जो ओरिजिन है ना वो सेम सा हुआ है, एक तरीके से हुआ है, लेकिन ऐसा फाइलोजेनेटिकली हम एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा, एम्ब्रियोलॉजिकली अगर हम देखें कि एम्ब्रियोलॉजिकली जो एम्ब्रियो की जब स्टडी करते हैं तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, तब हम क्या देखते हैं कि जो गोनेड्स है ना, वो गोनेड्स तो सीलोम की दीवार से बने हैं, और ये हम क्या कह रहे हैं कि गोनेड से सीलोम बनी है, उल्टी बात कर रहे हैं या तो इस वजह से भी ये इसके मेन डिफेक्ट में आया। तीसरा, ये जो थ्योरी है वो अनसेगमेंटेड जो सीलोमेट हैं, अनसेगमेंटेड जो सीलोमेट्स हैं उनके बारे में नहीं बताती, कि जैसे भाई मेजोरिटी ऑफ ग्रुप है वो सीलोम है, ट्रू सीलोमेट है, लेकिन वो अनसेगमेंटेड है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या है कि भाई सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें गोनेड्स हैं वो उनमें तो सीलोम प्रेजेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं जो ट्रू सीलोमेट होने के बाद भी अनसेगमेंटेड हैं, तो ये थ्योरी उनके बारे में कुछ भी नहीं बताती है। अब इस थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले कौन थे, रिजेक्ट हुई थी ये थ्योरी बाय गुडरिच इन 1946 एंड बाय हाइमन in 1951. They considered that Goodrich and Hyman considered that जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है ना वो प्रोसीड हुआ है बाय सूडो मेटामेरिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गन सच एज गोनेड्स, जैसे जो इलोंगेटेड बॉडी वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कुछ ऑर्गन के रिपीटेशन की वजह से क्या बना है कि सूडो मेटामेरिज्म प्रेजेंट होने की वजह से गोनेड्स में मेटामेरिज्म की फॉर्मेशन हुई है। फिर जितनी भी ये थ्योरी हमने पढ़ी, इन सारी थ्योरी का हम देखते हैं फुल एंड फाइनल कंक्लूजन। इन सब थ्योरी का हम क्या देखते हैं, कंक्लूजन देखते हैं। तो कोई भी जो थ्योरी हमने ऊपर पढ़ी है वो सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन नहीं करती ओरिजिन ऑफ सीलोम को। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे कि दीज थ्योरीज डोंट एक्सप्लेन एडवांटेज ऑफ
इंटरमीडिएट स्टेज पास्ट थ्रू ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, कि जो इंटरमीडिएट स्टेज बनी है ना, कि इन्होंने क्या कहा, हमने तो सिर्फ 2 ही डायग्राम देखे ना कि इससे ये सीधा बन गया, बीच में क्या आया वो तो इन्होंने बताया ही नहीं। दूसरा कि इन्होंने क्या कहा कि जो कनेक्शन है, इन्होंने कहा भाई कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, किस किस के बीच में, सीलोम के बीच में और मेटामेरिज्म के बीच में, लेकिन इन्होंने इस कनेक्शन को एक्सप्लेन कहीं भी नहीं किया, इस कनेक्शन को क्लियर कहीं भी नहीं किया। तीसरा कंक्लूजन क्या है इनका, कि कोई भी इन्होंने एग्जैक्ट नेचर नहीं बताया सीलोम का, मतलब ऐसे वेल डिफाइंड नहीं बताया सीलोम को कि किस कैविटी को हम सीलोम रिगार्ड करेंगे और किस कैविटी को हम सीलोम रिगार्ड नहीं करेंगे। देन इन्होंने कोई भी एविडेंस नहीं प्रोवाइड करवाया जो कि ये शो करता हो कि जो सेकेंडरी बॉडी कैविटी है उसका ओरिजिन होमोलोगस है थ्रू आउट एनिमल किंगडम, मतलब कि इन्होंने कहीं नहीं बताया कि इनका जो ओरिजिन है वो होमोलोगस है। होमोलोगस मतलब विद सेम ओरिजिन, कि सबके जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल किंगडम के उनके अंदर सेम ओरिजिन हुआ है, ऐसा कोई भी एविडेंस इन्होंने प्रोवाइड नहीं करवाया। तो अब भाई कोई भी थ्योरी तो ना तो इसे एक्सप्लेन कर पाई। तो लास्ट में एक साइंटिस्ट आए क्लार्क, उन्होंने क्या कहा, ही पोस्टुलेटेड दैट सीलोम है वो इंडिपेंडेंटली नंबर ऑफ टाइम्स वेरियस तरीके से अलग अलग ग्रुप में इसका ओरिजिन हुआ है, कि अलग अलग एनिमल के ग्रुप में ये इंडिपेंडेंटली टाइम टू टाइम वेरियस टाइम और अलग अलग तरीके से इसका ओरिजिन हुआ है। तो सीलोम की जो ओरिजिन मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, सीलोम इज फाइलोजेनेटिक इन ओरिजिन। और इसी के साथ हमारा जो टॉपिक है सीलोम का वो हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी को कोई दिक्कत रहती है, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी